अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि सेक्शन 31 टू 36 है, जिसमें बताया गया है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में बताया गया है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हम करते रहते हैं डेली लाइफ में भी, कि अगर कोई बंदा किसी को कोई काम कहता है, या मिसाल के तौर पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कहता है, अपना घर बनवाने का, अपना रूम बनवाने का, और वो पूरा कर देता है, उसके बदले में उसे वो कंसिडरेशन में जो भी पैसे दे रहा होता है वो उसे दे देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली बिल्कुल पूरा हो जाता है। ठीक है। जबकि उसके अगेंस्ट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई कंडीशंस होती हैं, मतलब कि जो ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की, जो परफॉर्म करने की, वो कोलैटरल होती है किसी फ्यूचर के इवेंट से। अगर वो इवेंट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, वरना नहीं। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी और गारंटी। इसमें भी एक चीज़ ये कॉमन है कि जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है वो तब होती है जब कोई जो इवेंट होता है कोलैटरल वो हो जाता है तो, या नहीं होता, जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट पहले रखी होती है, बात की होती है किसी भी इवेंट के होने या ना होने से, तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी इंश्योरेंस करवाता है, अपनी किसी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है कि अगर फ्यूचर में कभी ये ख़राब हो गई या आग लग गई इसमें, तो जो इंडेमनिफायर होगा वो उसे इंडेमनीफाई करके देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी कोलैटरल है किसी फ्यूचर के इवेंट से, जो कि अनसर्टेन है। अगर उसकी गाड़ी कभी फ्यूचर में जली तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, वरना तो नहीं होगा ना। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर पेज अ सर्टेन अमाउंट इफ द इंश्योर्ड डाइज अंडर सर्टेन कंडीशंस। The insurer is not called into action until the event of the death of the insured happens. This is a contingent contract. जिसके अभी मैं एग्जांपल दी भी है गाड़ी की, कि जब वो जल जाएगी अगर फ्यूचर में, या उसे कुछ भी ख़राबी हो जाएगी, तब परफॉर्मेंस होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। ये हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एंड फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिंजेंट होता है। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि वेजिंग एग्रीमेंट्स के बारे में। तो वेजिंग एग्रीमेंट्स में भी यही होता है, वो भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इन मेन डिफरेंस ये है वेजिंग एग्रीमेंट में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कि वेजिंग एग्रीमेंट तो कंटिंजेंट हो सकते हैं लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजिंग नहीं होता। एक ये मेन डिफरेंस है। दूसरा ये है कि वेजिंग एग्रीमेंट में रिस्क पर होते हैं दोनों पार्टीज़, विनिंग और लूजिंग पर। ठीक है। मतलब अगर वो कोई शर्त लगा रहे होते हैं तो इस तरह के लगा रहे होते हैं कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो उसको पैसे दोनों की तरफ से देने होंगे। जबकि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट होता है सामने वाले का, और ये बिल्कुल वैलिड होता है। जबकि वेजिंग एग्रीमेंट्स को लॉ में वॉइड कहा गया है, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि उन्होंने स्टैक करनी होती है, और यहाँ पर उनका इंटरेस्ट होता है पार्टीज़ का। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिसमें कहा है कि इफ़ 2 और मोर पार्टीज इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। हमने ये पहले भी पढ़ा है डेफिनेशन में, जो हम सेक्शन 2 के इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब होता है या कोई ऑफ़र दी जाती है तो वो किसी काम को करने या ना करने की कहा जाता है। टू डू और नॉट टू डू मतलब कोई एब्सटिनेंस भी हो सकती है, किसी काम का करने का भी कहा जा सकता है, या किसी काम को ना करने के लिए भी, अगर कोई दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आए या दो से ज़्यादा। इफ़ एन इवेंट विच इज़ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, पहली बात तो ये, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हों और वो किसी काम को करने या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हों, और जिस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो कोलैटरल हो किसी इवेंट से, किसी फ्यूचर के इवेंट से, जो हो जाएगा या नहीं होगा उस पर हो, तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पीटर है बंदा, जो कि एक इंश्योरर है। ठीक है, इंडेमनीफायर, और वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है जॉन के साथ कि अगर फायर इंश्योरेंस के लिए, कि अगर जॉन का घर जल गया तो वो उसे इंश्योर करके देगा। ठीक है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये कहता है कि अगर आपका घर जल गया फ्यूचर में कभी भी, तो फिर
मैं आपको ये उसका इंडेमनीफाई करके दूंगा, और उसके पहले ही उसे एडवांस में पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है क्योंकि ये कोलैटरल है ऐसे इवेंट से जो फ्यूचर में हैपन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर उसका घर जल गया तो वो उसे इंडेमनीफाई करके देगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने की तब अराइज होगी जब उसका घर जल जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात की है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है या नॉन हैपनिंग, कि अगर उसका घर जल गया तो वो उसे इंडेमनीफाई करके देगा, अगर नहीं जला तो नहीं करके देगा, यही होगा। और उसका ऑब्लिगेशन भी जब अराइज होगा जब वो कोलैटरल इवेंट जो है वो अकर होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 31 में बताया गया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। इसको हम एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए। तो हमें इस डेफिनेशन से जो सेक्शन 31 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बताई है उसमें सबसे पहला ही एसेंशियल मिल जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड होगा किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट की। जैसे कि हमने इंश्योरेंस की एग्जांपल देखी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, या जो ऑब्लिगेशन की अराइज जब होगी उसकी, या लाइबिलिटी अराइज होगी उसे पूरा करने की, वो तब होगी जब कोई सर्टेन इवेंट है वो हैपन हो जाएगा या नॉन हैपनिंग होगी। वो डिपेंड करता है फिर क्या बात हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट में उससे। तो इसका मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डिपेंड करता है किसी भी सर्टेन इवेंट या फ्यूचर का जो भी इवेंट होगा उस पर, उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी को कहा है कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दे दूँगा अगर बी का घर जल गया। ठीक है, वो ये कहता है, ए बी को कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ पे करूँगा अगर बी का घर जल गया। तो ये भी एक कंटीजेंट है। यहाँ पे कंटीजेंसी ये है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर है। उसने कहा है कि अगर उसका घर जल गया तो फिर मैं आपको 50,000 रुपीज़ दे दूँगा। तो ये भी एक एसेंशियल है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। सेकंड है द इवेंट इज़ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो इवेंट होगा वो कोलैटरल होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस कर रही है किसी तरह का कि वो उसे ये पैसे देगी। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। लेकिन कोलैटरल कौन सा इवेंट है, वो कहती है अगर इफ़ दैट हैपन और दैट डजंट हैपन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक कोलैटरल इवेंट आ रहा है जो कि अगर हैपन हो गया या नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, वरना नहीं। मतलब एक पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ये बात हो गई, उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, उसने उसके बदले में उसे वो ये देगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई किसी को कोई चीज़ ऑर्डर कराता है और साथ बोलता है आप मुझे ये मेरी चीज़ घर पर डिलीवरी करवा दें, मैं आपको पैसे तब दूंगा जब आप लेकर आ जाएंगे। ठीक है, एडवांस पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो डिलीवरी के वक्त जब उनके घर पे वो चीज़ पहुंचा देगा तब वो पैसे देगा। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं आ रही किसी भी किस्म की, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर है। वो ज़ाहिर है वो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसे डिलीवरी करवाएगा, आप उसे पैसे दे देंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ यही बात कह दे कि आप मुझे इसकी डिलीवरी नहीं कराना अगर बारिश हो गई, तो ये कोलैटरल इवेंट पर डिपेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो इवेंट हुआ जो कोलैटरल है यहाँ पर किस तरह से कि अगर बारिश हो गई तो वो उसे डिलीवरी नहीं करवाए, अगर नहीं होगी तो वो करवा देगा। तो ये भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर है। वो जब इवेंट हो गया जो भी उसने कहा है उसे, तो उसे वो परफॉर्म करेगा, यानी कि जो डिलीवरी करवानी है गुड्स की, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें दो एसेंशियल्स ये होगा, एक तो यही कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर होगा किसी भी सर्टेन इवेंट के, और दूसरा ये कि कोई कोलैटरल इवेंट उसके साथ साथ हो रहा होगा, जाहिर है। तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें फोर्थली ये अभी जो इसमें है कि द इवेंट शुड बी अनसर्टेन, तो ये इसी तरह है कि जो अभी मैंने एग्जांपल दी मिसाल के तौर पे बारिश की, कि उसने कहा कि अगर बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये अनसर्टेनिटी है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन होता है जो भी फ्यूचर इवेंट होता है, उसका पता नहीं होता वो होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड होता है उसका जो भी ऑब्लिगेशन बाद में क्रिएट होगा परफॉर्मेंस के लिए। थर्डली है द इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, कि जो इवेंट है वो प्रॉमिसर की विल पर ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉमिसर जैसे ये कहे कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूँगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, तो वो भी मैं चाहूँगा तो दूँगा। तो ये जो इवेंट हैपन हो रहा है वो भी उसके विल पर, तो ये कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और फोर्थली जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, द इवेंट शुड बी अनसर्टेन, उसमें सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सर्टेन होगा तो जाहिर है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होगा,
वो कंटिंजेंट कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो बेस ही इस पर करता है जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर हो, पता नहीं हो, अनसर्टेन हो। इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन 32 to 36 में बताया गया है कि इन्फोर्समेंट किस तरह होगी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। रूल्स बताए गए हैं एक तरह से कि कब कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 32 में बताया गया है, रूल नंबर 1, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने के लिए जो कंटिंजेंसी है वो रूल नंबर 1 में बताई गई है, जो कि सेक्शन 32 में है। इसमें लिखा है कि आ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, जो कि अनसर्टेन एक फ्यूचर इवेंट हो, अगर वो हो जाएगा, इस यहाँ पर ऑन हैपनिंग है कि अगर वो फ्यूचर इवेंट हुआ तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स में आ सकता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, और अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो वो ज़ाहिर है वॉइड हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो या ऐसा एक्ट जो इम्पॉसिबल हो वो तो वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीटर प्रॉमिसेस टू पे जॉन ₹50,000 इफ ही कैन मैरी जूलिया। पीटर प्रॉमिस करता है जॉन को कि वो उसे ₹50,000 देगा अगर वो जूलिया से शादी कर लेता है, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कह रहे हैं। अगर वो शादी कर लेगा तो वो उसे ₹50,000 देगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल किस तरह से कि जिससे उसने शादी करनी है जूलिया से, वही लड़की मर जाए अगर, तो ये वॉइड हो जाएगा। ये बताया गया है रूल नंबर 1 में, जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंसी जिसकी है ऑन एन इवेंट हैपनिंग ऑन द फ्यूचर। जैसे कि रूल नंबर 1 में था, वो था ऑन इवेंट हैपनिंग पर कंटिंजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट की थी, उसमें ये बात कही थी कि अगर वो बात हो गई फ्यूचर में, मतलब कि उसने अगर शादी कर ली उससे, पीटर ने ये कहा था जॉन को कि अगर उसने जूलिया से शादी कर ली तो वो कंटिंजेंसी उसकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब इन्फोर्स हो सकता है ऑन एन इवेंट हैपनिंग। यहाँ पर है ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। रूल नंबर 2 ये बताता है, जो कि सेक्शन 33 में है, कि इन्फोर्स कब होगा कॉन्ट्रैक्ट, जब वो इवेंट नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, पीटर प्रॉमिस करता है जॉन को कि वो उसे ₹50,000 देगा, कब, अगर एक शिप जिसका नाम टाइटैनिक है वो नहीं आएगी वापस, ठीक है, वो किसी मिशन पर गई हुई है, अगर वो लौट कर नहीं आई तो मैं तुम्हें ₹50,000 दूंगा, पीटर कह देता है जॉन को। तो इसका मतलब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा, तब अगर वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। अब वापस नहीं आएगी, उसका रीज़नेबल टाइम क्या हो सकता है, अगर वो मेंशन किया हुआ है, उसने कहा है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आई तो मैं आपको ₹50,000 दूंगा, और अगर इस तरह कोई टाइम मेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है रीज़नेबल टाइम पर डिपेंड करेगा, और रीज़नेबल टाइम क्या होता है वो भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो उसे ₹50,000 तब देगा अगर वो शिप लौट कर नहीं आई, तो ये इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, रूल नंबर 2। और इसका मतलब इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है ना, तो ये इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर उसने कहा है कि वो शिप रिटर्न नहीं हुई तो मैं आपको ₹50,000 दूंगा, इसका मतलब तब वो इन्फोर्स होगा जब वो नहीं आएगी रिटर्न होकर। लेकिन अगर वो रिटर्न हो गई, मतलब कि वो शिप वापस आ गई, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 जो 34 सेक्शन में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट किस पर बेस करता है, मतलब कि उसकी कंटिंजेंसी किस पर बेस करती है, ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कि एक इंसान के कंडक्ट पर, जो उसका कोई भी फ्यूचर कंडक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कोई ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना, या जो उसका इवेंट है वो पूरा होना इम्पॉसिबल हो जाए, वो कुछ ऐसा उसका कंडक्ट हो, तो वो किस तरह से होगा, वो सेक्शन 34 में बताया गया। That if a contract is a contingent upon how a person will act at a future time, then the event is considered impossible when the person does anything which makes it impossible for the event to happen. यानी कि ये पूरा जो ये रूल बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कंडक्ट ऑफ द पार्टी पर,
जो भी फ्यूचर में उसका कोई कंडक्ट होगा, अगर वो उस इवेंट को पूरा करने या ना करने के लिए जो भी ऐसा कंडक्ट करे जिसकी वजह से वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीटर प्रॉमिस करता है जॉन को कि वो उसे 5000 रुपीज़ देगा अगर वो जूलिया से शादी कर लेता है। ठीक है, पीटर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, पीटर जॉन को 5000 रुपीज़ देगा और कंटीजेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब अगर वो शादी कर लेता है जूलिया से। लेकिन जूलिया क्या करती है, वो शादी कर लेती है ओलिवर से। तो यहाँ पर उसका कंडक्ट क्या हुआ, इस पार्टी का कंडक्ट ऑफ द पार्टीज जो जूलिया है वो ये करती है कि वो शादी कर लेती है ओलिवर से। इसका मतलब जूलिया की शादी ओलिवर से हो गई है, तो अब जॉन की शादी जूलिया से होना इम्पॉसिबल है एक तरह से। मतलब कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी जो है उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर दिया है। ठीक है, जूलियाज एक्ट दस रेंडेड द इवेंट ऑफ जॉन मैरिंग हर इम्पॉसिबल। वो अलग बात है, आगे इन्होंने ये बताई है, वो अलग बात है कि अगर वो जिससे उसने शादी की है, जो उसने बताया गया है कि जूलिया ने ओलिवर से शादी कर ली, कि ओलिवर अगर उसे फ्यूचर में डाइवोर्स दे देता है तो फिर जॉन उससे शादी कर ले, या ओलिवर मर जाए तो जॉन उससे शादी कर ले, ये बातें अलग फ्यूचर की कंटीजेंसीज पर डिपेंड करती हैं। लेकिन फ़िलहाल उसने ऐसा एक एक्ट किया है जो कंडक्ट उसका ये हुआ है कि उसने शादी कर ली ओलिवर से, जिसकी वजह से इसका इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, यानी कि उसकी कंटीजेंसी जो थी कि अगर वो शादी उससे करे या ना करे, वो उसने से दूसरे से शादी कर ली लेकिन किसी दूसरे बंदे से, तो वो इम्पॉसिबल ही हो गया है एक्ट। ये सेक्शन 34 में बताया गया है कि जो कंटीजेंसी है वो डिपेंड कर रही है किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर, कंडक्ट ऑफ द पार्टी पर। तो फिर इस तरह के कोई भी जो भी केसेस होंगे वो इस सेक्शन 34 पर फॉलो करेंगे। अच्छा, अब है रूल नंबर 4 जो कि सेक्शन 35 बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एनी इवेंट हैपनिंग विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। सेक्शन 35 जो है वो दोनों बता रहा है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हो किसी भी इवेंट हैपनिंग पर, जैसे कि हमने सेक्शन 32 और 33 में पढ़ा था। 32 में था कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्फोर्समेंट कब होगी, जब वो इवेंट हो जाएगा। ठीक है, और 35 में बताया था अगर वो नहीं होगा तब इन्फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने टाइम स्पेसिफाइड करके बताया है। जो सेक्शन 35 है उसमें उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम बता दिया है कि अगर वो इवेंट हो गया इस टाइम के अंदर अंदर तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ दूसरा है कि एक नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर वो काम नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी इसकी एग्जांपल पढ़ी यहाँ पर सेक्शन 32 में कि इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंड करता है किसी इवेंट हैपनिंग पर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे उस पर था कि अगर उसने एक पीटर प्रॉमिस करता है जॉन से कि वो उसे 5000 रुपीज़ देगा अगर एक शिप जिसका नाम टाइटैनिक है वो 1 जून 2019 से पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इवेंट हैपनिंग पर तो है लेकिन स्पेसिफाइड टाइम कर दिया, यहाँ पर इन्होंने टाइम स्पेसिफाइड कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर वो वापस आ गई तो मैं आपको 5000 रुपीज़ दूँगा, तो वो सेक्शन 32 में आ जाएगी। इसमें कहा था कि इवेंट हैपनिंग पर डिपेंड करता है, बस टाइम नहीं बताया था कि अगर एक शिप है वो वापस आ जाएगी तो मैं आपको 5000 रुपीज़ दूँगा। ठीक है, वो ये सिंपल था। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड कर दे कि अगर वो शिप 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गई तो फिर मैं आपको 5000 रुपीज़ दूँगा, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम हो गया, जो इवेंट हैपनिंग पर ही है लेकिन टाइम स्पेसिफाइड कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी कंटीजेंसी इवेंट हैपनिंग पर होगी वो भी स्पेसिफाइड टाइम पर, वो सेक्शन 35 पर फॉलो करती है, इस तरह के कोई भी केसेस। इसी का दूसरा पार्ट है जो कि रूल 5 बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पर नॉन हैपनिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे जो 33 में, कि ऐसा कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कंटीजेंसी किस पर डिपेंड करती है कि अगर वो इवेंट नहीं होगा। इसमें हमने देखा था कि ए ने बी को कहा है कोई मैं आपको एक सम ऑफ मनी दूंगा अगर एक शिप है टाइटैनिक जिसका नाम है वो वापस नहीं लौट कर आएगी। ठीक है, वो अगर वापस नहीं लौट कर आएगी तो मैं आपको
5,000 रुपीज़ दूंगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये कह रही है किसी शिप के बारे में, ठीक है। और अगर वो शिप वापस लौट कर नहीं आएगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर वो वापस आ गई तो नहीं होगा, ठीक है। और साथ के साथ अगर वो शिप डूब भी गई तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। वैसे तो डूब गई तो इम्पॉसिबल एक तरह से हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ही इस बारे में था कि जो नॉन हैपनिंग पर होगा। उसने कहा कि अगर ये शिप लौट कर नहीं आई तो मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? अगर जब वो शिप लौट कर नहीं आई। अगर वो लौट कर आ जाती है तो वो पूरा नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 33 में। यहाँ पर सेक्शन 35 के पार्ट 2 में इन्होंने इसे स्पेसिफाइड टाइम बता दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर पीटर प्रॉमिस करता है जॉन से कि वो उसे 5,000 रुपीज़ देगा इफ़ ship named Titanic, which leaves on a dangerous mission, doesn't return before June 1, 2019. This contract is enforceable by law if the ship doesn't return within the fixed time. Also, if the ship sinks or it burns, the contract is enforced by law since the return is not possible. कि पीटर जॉन को ये कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूँगा अगर एक शिप जिसका नाम टाइटैनिक है वो वापस नहीं आई 1 जून 2019 तक। टाइम स्पेसिफाइड कर दिया उसने कि अगर वो जून 2019 तक वापस नहीं आई तो मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूँगा। अगर वो आ गई तो नहीं देगा, जाहिर है। इसका मतलब यहाँ पे कंटीजेंसी किस पर डिपेंड करती है? उस स्पेसिफाइड टाइम पर, कि अगर वो 1 जून 2019 तक आ गई, नहीं आई, तो मैं आपको परफॉर्म करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब होगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तक नहीं लौट कर आती, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो स्पेसिफाइड टाइम दिया है उसमें वो शिप भले डूब जाती है या जल जाती है, कुछ भी उसके साथ हो जाता है, तो भी वो पॉसिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो इन्फोर्स होगा, क्योंकि जो इवेंट था वो पॉसिबल नहीं है अब होना, मतलब वो लौट कर नहीं आएगी, जाहिर है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही इस तरह से हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब भी परफॉर्म हो सकता है। इसके बाद है लास्ट रूल नंबर 6, जो कि सेक्शन 36 बताता है, और यहीं पर ये लास्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का है, चैप्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कहता है इफ़ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीटर प्रॉमिस करता है जॉन से कि वो उसे 50,000 रुपीज़ देगा इफ़ अगर क्या सनराइज़ हो जाए वेस्ट से। वो कहता है कि अगर कल सूरज वेस्ट से राइज़ हुआ तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूँगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि जो सूरज है वो वेस्ट से निकले, तो ये इवेंट ही इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है। और जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है जो बुक में भी है कि ए अग्री करता है कि वो बी को 1,000 रुपीज़ देगा अगर बी शादी कर लेता है ए की बेटी सी से, ठीक है। जब वो ये अग्रीमेंट कर रहे होते हैं दोनों, ए बी को ये प्रॉमिस कर रहा होता है कि मेरी बेटी से आप शादी कर लो, मैं आपको 1,000 रुपीज़ दूँगा। जिस टाइम पे वो ये अग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे सी जो है उसकी बेटी, ए की जो बेटी है वो ही मर गई होती है। उसे पता नहीं होता कि मेरी बेटी तो घर पर मर गई है, और वो कहीं बाहर गया हुआ है और ये अग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपको 1,000 रुपीज़ दूँगा, आप मेरी बेटी से शादी कर लें। तो ये इवेंट ही इम्पॉसिबल है, तो ये अग्रीमेंट भी वॉइड हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।